Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UNSC reforms, United Nations Security Council related reforms. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो वैसे तो लगभग 3-4 महीने पहले हमने यूनाइटेड नेशंस की पूरी हिस्ट्री देखी थी, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट आर द करंट इश्यूज। एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन वाज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918। इट वाज वेरी कैटास्ट्रॉफिक। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, सम ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज केम टुगेदर विथ एन आइडिया कि लेट अस क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होगा इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक वॉर्स को अवॉइड करना। उस टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का ये प्राइमरीली आइडिया था, बाकी कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक वॉर को प्रिवेंट करे। अदरवाइज इस तरह के वॉर्स अगर लगातार या बार बार होंगे तो फिर दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसी आइडिया से गाइडेड होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में स्टार्टिंग में 42 मेंबर कंट्रीज थे, लेटर ऑन द नंबर इंक्रीज टू 58। बट ओवरऑल जो लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसका क्या फंक्शन होगा, कैसे वो ग्लोबल वॉर को प्रिवेंट करेगा, इसको लेकर के कोई भी कंक्रीट प्लान नहीं था। दैट इज वाई लीग ऑफ नेशन प्रूव टू बी अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स नॉन इफेक्टिव, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इट फेल्ड एंड ऑल ऑफ यू नो कि इससे भी ज़्यादा, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन से भी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक वॉर लड़ा गया फ्रॉम 1939 टू 1945, जिसको वर्ल्ड वॉर टू कहते हैं। उसमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। तो एक बार फिर से जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज दे केम अप विद द प्लान कि इस बार जब वॉर ख़त्म होगा तो कम से कम अब हम लोग एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की लड़ाइयाँ अगर हर 20-30 साल पे होती रहीं तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो इन मिडिल ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू ओनली ब्रिटेन एंड यूएस डिसाइडेड कि वंस दिस वॉर गेट्स ओवर दे विल कम अप विथ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट सच ग्लोबल वॉर इन फ्यूचर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 1941 में ही जब वर्ल्ड वॉर टू चल ही रहा था, तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल दे साइंड अ चार्टर जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर, जहां पे बोथ ऑफ देम अग्रीड इन प्रिंसिपल कि वंस द वॉर इज ओवर दे विल कोऑपरेट टू फॉर्म अ लार्जर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट सच वॉर इन फ्यूचर। तो आप कह सकते हैं कि अटलांटिक चार्टर जो 1941 में साइन हुआ, इट लेड बेसिस फॉर the international organization United Nations, which is functional till day and to great extent successful also. फिर जब वॉर खत्म हुआ तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सैन फ्रांसिस्को में, इसको नाम दिया गया सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इट वाज मेनली अटेंडेड बाय द विनर ग्रुप, जो वर्ल्ड वॉर टू में विनर ग्रुप थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस जैसे देश। टोटल 46 नेशंस यूनाइटेड। बाद में कुछ और देश भी सामने आए। टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अच्छे खासे समय तक चला, 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून तक, तो 2 महीने के आसपास चला ये। और उस कॉन्टेक्स्ट में या उस टाइम में कुछ और देशों ने भी इस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। एंड टोटल 51 कंट्रीज अल्टीमेटली केम टुगेदर टू साइन अग्रीमेंट in order to establish a new international organization जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में जो 25 अप्रैल को शुरू हुआ, 26 जून को खत्म हुआ, फाइनली यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया गया। 51 देशों ने मिलकर के साइन किया। इन 51 देशों को कहा जाता है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दीज कंट्रीज टुगेदर हैव फाउंडेड यूनाइटेड नेशंस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोर कंट्रीज हैव जॉइंड इट, but these are the 51 founding nations of United Nations. उसमें से भारत भी एक फाउंडिंग कंट्री रहा है यूनाइटेड नेशंस का। आप भारत की तरफ से देख सकते हैं, भारत के रिप्रेजेंटेटिव वीटी कृष्णमाचारी
is signing the UN Charter on 26th June 1945, which laid basis for creation of United Nations. तो अटलांटिक चार्टर तो एक मोटा मोटा प्रिंसिपल था जो 1941 में ही साइन हो गया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो लगभग 2 महीने चला, 26 जून को फिर यूएन चार्टर साइन किया गया, जिसने ले डाउन किया बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस। 51 फाउंडिंग मेंबर कंट्री, जिसमें से भारत भी एक। और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो पहली मीटिंग हुई वो हुई 24 अक्टूबर को इन 1945, द सेम ईयर जहां पे जिस साल सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है एज यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो 51 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे, बट विथ टाइम द नंबर ऑफ countries who are member of United Nations have expanded. Now there are 193 member countries. कुछ देश जैसे पैलेस्तीन या वेटिकन सिटी, इनको अभी यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबरशिप नहीं मिली है। दे हैव ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस एट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जो सबसे कोर पर्पस है यूनाइटेड नेशन का वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंगस्ट नेशंस एंड अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एरियाज में कोऑपरेशन डेवलप किया जाए वर्ल्ड वाइड अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। अब अगर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बिकॉज इट्स अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट उसके सब कंपोनेंट्स भी हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कलेक्टिवली नोन एज अ लार्जर ग्रुप यूनाइटेड नेशंस। तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से जो कोर है वो है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अंदर जो भी 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको यहाँ पे मेंबरशिप मिली हुई है एंड दे एंजॉय 1 वोट। सो हर एक मेंबर कंट्री को यहाँ पे एक वोट मिला है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो है 1 कंट्री 1 वोट। और जनरल असेंबली में बेसिक मुद्दों पे फैसला किया जाता है कि किस किस एक्टिविटी के लिए क्या बजट एलोकेशन किया जाएगा, या फिर कौन कौन से एजेंडा को यूनाइटेड नेशंस आने वाले साल में टैकल करेगा। दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज फंक्शन। सेक्रेटेरिएट, यू मे से द पेपर वर्क, all such formal activities, procedural activities are taken up by secretariat. यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देश अपने तरफ से ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट करते हैं, जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इट इज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और 2 देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंटरनेशनल लॉ, अगर कोई भी एक देश किसी इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करता है तो फिर दूसरा मेंबर कंट्री ICJ में पहले जो वॉयलेटर कंट्री उसके खिलाफ केस ला सकता है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर फंक्शनल। देखिए, यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड ऑन द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो तो है ही। साथ ही साथ 1 कोर पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज टू प्रमोट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब लोगों को अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम पूरे दुनिया भर में डेवलप होनी चाहिए। बट उस टाइम में कई ऐसे कॉलोनीज थे, जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया 1945 में, तो कई ऐसे कॉलोनीज थे जो यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में थे, और वो कॉलोनीज के जो लोग हैं दे वेर नॉट पॉलिटिकली मैच्योर टू हैव देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड मैनेज इट ऑन देयर ओन। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर तो सिस्टम पूरा डेवलप हो गया था, इलेक्शंस हो रहे थे, इंडियन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमारे पॉलिटिकल अवेयरनेस पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। सो इंडिया वाज रेडी टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड मैनेज इट ऑन इट्स ओन, यानी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बट देयर वेर फ्यू कॉलोनीज जहाँ के लोग इस तरह से रेडी नहीं थे, जहाँ का पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार नहीं था। तो उन कॉलोनीज को यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत लाया गया कि उन कॉलोनीज को गाइड करेगा यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशन की जो विंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इन कॉलोनीज के अंदर धीरे धीरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेवलप कराएंगे, एंड विथ टाइम
आप इन कॉलोनीज के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप ला देंगे जहां पे लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग कॉलोनीज में यूनाइटेड नेशन की ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप करती रही विथ टाइम। हर एक इस तरीके के जो कॉलोनीज थे वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया, लोगों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आ गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पलाऊ वाज द लास्ट सच कॉलोनी विच गॉट its own political structure in 1994, and after that trusteeship council seized its operation, मतलब stopped its functioning क्योंकि अभी उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो trusteeship council आप कह सकते हैं it is one of the 6 principal organ of United Nations which is currently suspended। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू प्रमोट इकोनॉमिक सोशल कल्चरल कोऑपरेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। तो यही कोऑपरेशन को प्रमोट कराने की जिम्मेदारी है इस विंग की, यूनाइटेड नेशंस की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे देखेंगे देयर आर सेवरल सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नोन एज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि WHO, FAO, ILO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सब का नाम आपने सुना जरूर होगा। तो इस तरह के ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बट दे हैव entered into an agreement with United Nations and that is how they discharge certain functions of United Nations। और इसीलिए इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो दे आर लीगली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बट दे वर्क विथ UN ऑन नेगोशिएटेड टर्म्स या ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स विद यूनाइटेड नेशंस। तो ज़्यादातर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं आप देख सकते हैं दे कोऑर्डिनेट विद द इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का विच कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली विद जनरल असेंबली। अब आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन के छठे प्रिंसिपल ऑर्गन के ऊपर, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग या प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट डिस्चार्जेस द कोर फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का कोर फंक्शन है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यही तो मुख्य गोल है। बाकी सब तो ठीक है, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही जिम्मेदारी दी गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिजोल्यूशंस पास करके, सब्सटेंसिव रिजोल्यूशंस पास करके किसी अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट, कोई ऐसा देश जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है उसको कहा जाएगा अग्रेसर कंट्री। और उस अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो ये सब काम कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसी कारण से कभी कभार कुछ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऐसा भी लिख देते हैं कि UN इज UNSC, UNSC इज UN। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो तो UNSC ही प्ले कर रहा है। इसी आइडिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सेंटेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, UN इज UNSC, UNSC इज UN। तो बात करते हैं UNSC के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं किसी भी वक्त, लेकिन उसमें से 5 कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया एंड चाइना। इनको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, जबकि बाकी जो 10 कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनको 2 साल के टर्म के लिए चुना जाता है और वो रोटेशन बेसिस पे बदलते रहते हैं, यानी कि हर साल 5 नए देश आते हैं और 5 देश जो है वो नॉन परमानेंट मेंबरशिप की सीट जो है वैकेट करते हैं। तो इस तरीके से हर 2 साल पे 10 नए देश आते रहेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जैसे 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, ये तो 5 परमानेंट कंट्रीज हो गए, चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड US, ये तो हो गए। अब ये जो 10 कंट्री हैं इनको चुना जाता है 2 साल के टर्म के लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए साल 2023 में चुना गया अल्बानिया को, इसका टर्म रहेगा 2023 और 24 तक। वैसे ही चुना गया गैबोन को 23 के लिए, तो 23 और 24 तक रहेगा।
अब होगा क्या कि अगले साल फिर और 5 देशों को चुना जाएगा, और जो 2022 में चुने गए देश थे वो अपनी सीट खाली करेंगे 2024 में चुने गए देशों के लिए। फिर 2025 में अल्बानिया अपनी सीट खाली करेगा, गैबॉन अपनी सीट खाली करेगा। तो द पॉइंट इज कि आउट ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, every year 5 members vacate their seat for 5 new members to join United Nations Security Council as a non-permanent member। और इस तरीके से रोटेशन बेसिस पे मेंबरशिप मिलती रहती है टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत को मेंबरशिप मिली थी 2022 में, तो 2022 और 23 में इंडिया मेंबर रहा। 2023 के अंत में इंडिया रैप्ड अप इट्स 2 years ऑफ स्टेंट एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, और 23 में जब इंडिया की मेंबरशिप खत्म हुई उसके साथ ही कुछ और देशों की भी, जैसे केनिया की, नॉर्वे की, मेक्सिको की, आयरलैंड की खत्म हुई। और इन 5 देशों के बदले, इंडिया, केनिया, नॉर्वे, मेक्सिको और आयरलैंड के बदले ये 5 देशों ने ज्वाइन किया as a non-permanent member of United Nations Security Council: Algeria, Guyana, Slovenia, Korea, Sierra Leone. They joined it for 2024 and 25. तो इस तरीके से 15 मेंबर रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 5 मेंबर्स को परमानेंट सीटें मिली हुई हैं। अब कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला अगर लेना होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसको कहा जाता है सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन इफ सम सीरियस मैटर इज टू बी डिसाइडेड। सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन तभी पास होगा जब 9 आउट ऑफ 15 कंट्रीज सपोर्ट, ये जो 15 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ये जब सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के वो सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन पास हो पाएगा। अब यहाँ पे जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं इनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसको कहा जाता है वीटो पावर। मींस आइदर ऑफ दिस 5 इफ वोट नेगेटिवली against any substantive resolution, then that substantive resolution will be rejected then and there itself। ये काफी strong extraordinary power मिला है इन 5 परमानेंट कंट्रीज को एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिनको कहा जाता है P5 कंट्रीज। अब ये 5 कंट्रीज को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर क्यों दी गई थी उस वक्त जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था? आइडिया था कि ये 5 बड़े देश हैं, चाहे इकोनॉमी की बात की जाए, मिलिट्री की बात की जाए, और इस कारण से उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। वैसे ये भी एक आइडिया है, इसको लेकर के कोई फॉर्मल बैकिंग नहीं है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की गई थी, बट इंडिया एज ए गुडविल जेस्चर ऑफर्ड दैट सीट टू चाइना, ये भी कहा जाता है, बट इसको लेकर के कोई ऑफिशियल प्रूफ है नहीं। Idea is that these P5 countries were considered to be big in terms of population, in terms of military, economic status, in different aspects. And it was expected that these countries will always behave in responsible manner. इसीलिए इन 5 देशों को परमानेंट सीटें दी गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि कोई भी फैसला वो जब भी लेंगे तो कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में in many cases these P5 countries are seen misusing या abusing this veto power for their selfish vested interest। जैसे मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रसिया यूक्रेन वॉर चलते हुए तो अब 2.5 years हो गए हैं। इट स्टार्टेड इन मार्च 2022 ओनली। Why United Nations Security Council has failed to take any concrete action in curbing Russia and its aggression in Ukraine? क्योंकि रसिया हैज अ वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो इफ एनी रिजोल्यूशन इज ब्रॉट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रसिया वीटोज इट। सीरियन सिविल वॉर हमने एक दिन डिस्कस किया था जब अरब स्प्रिंग डिस्कस कर रहे थे, यमन सिविल वॉर डिस्कस किया था जब हम अरब स्प्रिंग डिस्कस कर रहे थे, जहां मैंने आपको बताया कि ये दिखते हैं बस लोकल सिविल वॉर, बट दीज आर ग्लोबल वॉर, जिसमें एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ रसिया है। एंड दीज वॉर हैव प्रोट्रैक्टेड फॉर मोर देन अ डिकेड बिकॉज US and Russia, they are using their veto power for their selfish interest। जैसे सीरिया के अंदर बशर अल असद के अगेंस्ट अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है तो फिर उसको रसिया ब्लॉक कर देता है।
इसी तरीके से यमन सिविल वॉर में अगर हुतीस के अगेंस्ट अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाएगा तो रसिया उसको ब्लॉक कर देगा। इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट भी इतने लंबे समय से चल रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करता है इन जनरल यूएस विच हैज गॉट अ वीटो पावर। और यही कारण है कि इंडिया हैज बीन नाउ डिमांडिंग रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि ये 5 देश, इनसे जो उम्मीद थी कि ये रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे और ग्लोबल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे, ना कि सेल्फिश इंटरेस्ट को, बट दे हैव नॉट बीन able to behave in that line, and that is why India has been consistently demanding reforms in the functioning and structure of United Nations Security Council. जब यूनाइटेड नेशंस के 75 इयर्स पूरे हुए थे, याद कीजिए यूनाइटेड नेशंस बना है 1945 में, तो इसके 75 इयर्स पूरे हुए थे साल 2020 में। तो 24 अक्टूबर साल 2020 इसके 75 इयर्स पूरे होने पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज को एड्रेस किया था, जहां उन्होंने कहा था कि नाउ यूनाइटेड नेशन is becoming an outdated structure, especially its United Nations Security Council. And if it has to maintain its legitimacy, then it needs to bring multilateral reforms. दुनिया के नए नए अलग अलग देशों को, जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल देश हैं, उनको ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। तो कहीं ना कहीं वो भारत का जिक्र कर रहे थे कि भारत जैसे देश जो अभी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज बन करके इमर्ज हुए इन द 21st सेंचुरी, दैट मस्ट बी realized by United Nations. It must give up its outdated structure, otherwise it will lose its legitimacy. ऐसा कहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो बार बार भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का डिमांड करता रहा है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए कल मैंने आपसे बात की थी अबाउट यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें हमने कहा था कि एक पैक्ट अडॉप्ट किया गया है, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, एक डॉक्यूमेंट adopted by United Nations in its Summit of the Future. उस पैक्ट में या उस डॉक्यूमेंट में एक पूरा पैराग्राफ डेडिकेट किया गया है ऑन नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड नेशन समिट डॉक्यूमेंट हैज इंक्लूडेड ए डिटेल्ड पैराग्राफ ऑन द नीड ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि इट्स अ गुड स्टार्ट, गुड बिगिनिंग। इट मे नॉट हैव एवरी सिंगल डिटेल इन एवरी एरिया दैट वी वुड इमेजिन और लाइक देयर टू बी, बट आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग, ऐसा कहा है विक्रम मिश्री साहब ने कि चलिए कम से कम एक बार यूनाइटेड नेशंस के समिट डॉक्यूमेंट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की तो बात हुई, हम तो कई सालों से कह रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर फॉरेन सेक्रेटरी सेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डिस्कशन किया जाए और एक बार बताया जाए कि क्यों रिफॉर्म्स चाहता है भारत, और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आया जाए। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्पाइक इन द केसेस ऑफ डेंगू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए डेंगू डिजीज होता है बिकॉज ऑफ अ वायरस, जो है डेंगू वायरस। It is transmitted from an infected human to a healthy human via Aedes aegypti mosquito. Aedes aegypti mosquito जो है वो कैरियर का काम करता है to carry this डेंगू वायरस। जैसे एक इन्फेक्टेड इंसान है, उसको ये बाइट करेगा, उसके ब्लड को ये सक करता है, तो इस मॉस्क्यूटो के अंदर भी वो डेंगू के वायरस आ जाते हैं। फिर ये किसी हेल्दी इंसान को जब बाइट करता है, ये इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो, तो उस हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर भी ये डेंगू के वायरस इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण से वो हेल्दी इंसान भी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको भी डेंगू हो जाता है। डेंगू से इन्फेक्टेड होने का जो सिम्टम है वो है फीवर, हाई फीवर। उसके अलावा सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, समटाइम्स इन सम केसेस इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। वैसे फर्टिलिटी रेट इज वेरी लो, लेस देन 1%, बट इन सम एक्सट्रीम केसेस इट कैन लीड टू डेथ इफ नॉट टेकन केयर प्रॉपरली। अगर पेशेंट का ठीक से केयर नहीं किया गया तो लगभग 1 से 2 वीक तक डेंगू का इम्पैक्ट रहता है। फीवर, हेडेक, बॉडी रैसेस, ये सब कुछ होगा। बॉडी एक एज वेल एज स्किन रैसेस, ये सब कुछ होगा डेंगू के केसेस में। अभी डेंगू के बारे में तो हमने 1-2 महीने पहले भी पढ़ा ही था, क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा?
क्योंकि हाल फिलहाल में डेंगू के केसेस में एक स्टीप राइज देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो इस साल 2024 में देयर हैव बीन 12 मिलियन केसेस ऑफ डेंगू एंड अबाउट 7,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ डेंगू। एंड ये जो 12 मिलियन केसेस हैं डेंगू के, इट इज मोर देन डबल नंबर ऑफ केसेस दैट वर रिकॉर्डेड लास्ट ईयर इन 2023। प्रॉब्लम क्या है कि 2023 में जो फिगर था 5.27 मिलियन केसेस ऑफ डेंगू, इट इटसेल्फ वाज अ रिकॉर्ड। ये अपने आप में रिकॉर्ड था, क्योंकि उसके पहले ऑन एन एवरेज डेंगू रिलेटेड केसेस हर साल 1 या 2 मिलियन रहते थे, मैक्सिमम 2.9 मिलियन हो गया। 2023 में 5.27 मिलियन इटसेल्फ वाज अ रिकॉर्ड। और इस बार 2024 में अभी हम लोग सितंबर तक में ही डेंगू के जो पिछला रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर चुके हैं, दैट टू बाय मोर देन 100%। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि इतना स्टीप राइज क्यों हो रहा है डेंगू के केसेस में। ये मैं भारत के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत के अंदर भी डेंगू के केसेस लगभग 50% तक बढ़े हैं, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब क्यों बढ़ रहे हैं डेंगू के केसेस इतने फास्ट पेस से, उसको लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश किया है लैंसेट ने, जो कि इंटरनेशनल मेडिकल रिलेटेड जर्नल है। उसने 3 कारण बताए हैं डेंगू केसेस के स्टीप राइज के पीछे। पहला है अर्बनाइजेशन। देखिए, अर्बन एरियाज का ज्यादा राइज हो रहा है। अर्बन एरिया की खास बात क्या होती है कि वहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, लोग बहुत पास में घर बना करके रहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं तो बिल्डिंग एक पे एक रहते हैं, लोग बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर एक इंसान भी इन्फेक्टेड हुआ तो उसको अगर मॉस्किटो काटेगा तो वो 10-20 लोगों को आराम से और इन्फेक्ट कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है ना। नॉर्मली गांव में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है, तो एक गांव में 50 लोग हैं, फिर दूसरा गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर है जहां पे 50 लोग हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। इस कारण से वहां पे स्प्रेड हो पाना इस तरह के वायरल डिजीज काफी कठिन है, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये वैसे भी 1 से 2 वीक ही सर्वाइव करता है, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। तो अगर ये इन्फेक्टेड हुआ भी तो एक गांव से दूसरे गांव में डेंगू पहुंचाने में बीच में ही मर जाएगा, राइट। तो अर्बनाइजेशन के कारण, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के कारण ये जो डेंगू का केसेस हैं वो स्पाइक हो रहे हैं। तो अर्बन एरियाज लगातार बढ़ रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बढ़ रहा है, इस कारण से डेंगू केसेस में स्पाइक है, ऐसा लैंसेट कहता है। दूसरा कहता है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, कहीं भी कभी भी बारिश हो जाती है, तो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। और डेंगू के मच्छरों को चाहिए क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर, और ये क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर इनको मिल जाता है बिकॉज ऑफ रेनफॉल। अभी रेनफॉल के सीजन में, नॉर्मली जब एक प्रॉपर रेनफॉल का सीजन होता था तो जुलाई अगस्त, तो लोग तैयार रहते थे कि बारिश होगी, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, और इस तरीके से क्लीन स्टैग्नेंट वाटर को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते थे ताकि डेंगू ना हो। लेकिन अभी तो कभी भी बारिश हो जाती है, छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, आसपास के मोहल्ले में आसपास की जगहों में पानी इकट्ठा हो जाता है। क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर विच प्रोवाइड्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीज एडिस एजिप्टिस मॉस्किटोज। तो क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड इरेटिक रेनफॉल इज प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर दीज मॉस्किटोज टू ब्रीड, लीडिंग टू राइज इन द केसेस ऑफ डेंगू। उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है अलग अलग एरियाज का, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। अभी मच्छर जो हैं मॉस्किटोज, दे प्रेफर हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, उनको थोड़ा सा गर्म जगह ही पसंद है, वहीं पे वो सरवाइव कर पाते हैं, और ह्यूमिड एरियाज। अभी नॉर्मली जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो दोज एरियाज विच वर हैविंग अर्लियर लो एवरेज टेम्परेचर, वहां पे भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड दैट इज वाई such areas which were earlier not supporting mosquito population because of the naturally low temperature, now in those areas also some mosquito breeding could be seen। आज के टाइम में स्विट्जरलैंड के अंदर भी मॉस्किटोज आपको मिलते हैं टू सम एक्सटेंट, इन्वेसिव मॉस्किटोज हैं लेकिन मिलते हैं डिस्पाइट हैविंग सच अ लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर राइज होना बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट इज प्रोवाइडिंग सम conducive ground for mosquitoes to survive, and that is leading to rise of
dengue related cases which are mainly carried by the virus is carried by the mosquitoes only, Aedes aegypti mosquito. उसके अलावा मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये तीसरा फैक्टर, ये तीन ट्राइड इज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ डेंगू केसेस. तो मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ये क्या फैक्टर है? देखिए, अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनली या नेटिव तरीके से कोल्ड एरियाज में रहते थे, कूलर एरियाज में रहते थे, जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग इन जनरल काफ़ी कम होती है, जहाँ पे डेंगू या इस तरीके के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का केसेस कम होता था. बट ऐसे लोग जो कूलर एरियाज में रहने वाले लोग हैं, चूंकि उन्होंने तो बचपन से अपने आप को एक्सपोज किया नहीं टू मॉस्किटोज, तो दे हैव नॉट डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट सच वायरसेस एंड मॉस्किटोज. अभी अगर हम लोग मान लीजिए तराई रीजन में रहने वाले लोग, यहाँ पे जनरली मॉस्किटो ज़्यादा ही होता है, गुवाहाटी में तो मॉस्किटो, जैसे गुवाहाटी की बात कर लीजिए तो मॉस्किटो तो ज़्यादा ही होता है. तो वी हैव डेवलप्ड ए काइंड ऑफ टू सम एक्सटेंट एन इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोजर टू सच मॉस्किटोज. हम लोग इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन यहीं पे अगर कश्मीर का आदमी आएगा, उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका इम्यूनिटी इतना डेवलप नहीं हुआ है. अब ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग एक दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जाके सेटल हो रहे हैं, रह रहे हैं. तो इस कारण से पीपल आर गेटिंग एक्सपोज टू सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे वर नॉट बॉर्न एंड बॉट अप, एंड दैट इज लीडिंग टू राइज इन वायरल इन्फेक्शंस लाइक डेंगू. तो ये 3 ट्राइड बताया है लैंसेट ने. अब मेंस में आपसे इससे रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज एंड स्पाइक इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, डिस्कस. सीधा सीधा भले ना आए, लेकिन एक जेनरिक सा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देगा. आपको जो भी डेटा आपने पढ़ा है ना, उसको पिक करना होगा. जैसे मैंने ये आंसर बनाया है, सवाल जेनरिक है, लेकिन आंसर बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा दैट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. तो मैंने क्लास में भी आपको कई दफ़ा कहा है कि मेंस का आंसर राइटिंग इज लाइक कुकिंग फूड इन द किचन. सबके अपने अपने मसाले रहते हैं, लेकिन उन्हीं मसालों से खाना बनाना आना चाहिए आपको. तो इस तरह का जो जेनरिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें आपके पास जो भी डेटा हो, उसके बेसिस पे आप आंसर बिल्ड करने की कोशिश करें. नेक्स्ट इज अबाउट इसरोज मिशन टू वीनस. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. हमने लास्ट वीक भी देखा था कि भारत सरकार ने हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का जो वीनस मिशन है, शुक्रयान मिशन, उसको अप्रूव कर दिया है, जो मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2028 में लॉन्च होगा. इट विल बी इंडिया सेकेंड इंटरप्लानेटरी मिशन आफ्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन विच वाज लॉन्च्ड इन 2013. इट वाज अ सक्सेसफुल मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन. तो इंटर प्लानेटरी मिशन ये दूसरा होगा भारत के स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा. वीनस को स्टडी क्यों करना चाहती है इसरो, वो भी थोड़ा समझते हैं. देखिए, वीनस की अगर बात की जाए तो काफी मामलों में इट इज सिमिलर टू अर्थ. फॉर एग्जाम्पल, इसके मास, डेंसिटी, साइज की अगर बात की जाए तो वीनस इज टू ग्रेट एक्सटेंट सिमिलर टू अर्थ. इसीलिए कभी कभार इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता रहा है. तो पहले जब हमें वीनस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना था कि चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से, तो इसका मतलब वीनस पे भी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ तो है. तो अगर किसी प्लैनेट के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो वो वीनस है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट्स का मानना था स्टार्टिंग में. एंड वीनस वाज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन कंसिडरिंग साइज, डेंसिटी एंड ऑल. बट विथ मोर एंड मोर स्टडी इट वाज फाउंड कि वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो तो 462 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. एवरेज सरफेस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं. एंड वीनस का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 462 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस मेक्स वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो इसके बाद से धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ये कंक्लूड करने लगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन वीनस इज नॉट देयर. लेकिन साथ ही साथ ये भी एक मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. अगर डिस्टेंस वाइज बात की जाए तो इट इज मर्क्यूरी विच इज क्लोजेस्ट टू सन. बट व्हाई वीनस इज सो हॉट, इवन हॉटर दैन मर्क्यूरी, और वीनस का सरफेस टेम्परेचर है 462 डिग्री सेल्सियस एवरेज, अर्थ का है 15 डिग्री सेल्सियस. व्हाई सच ए ह्यूज डिफरेंस. फिर और ज़्यादा स्टडी करके पता चला कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है
एक तो ये काफी थिक है, प्लस इट इज मेनली कॉम्प्राइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। 96.5% यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कारण से जब सनलाइट यहाँ पे इसके सरफेस पे गिरते हैं और फिर वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं या वीनस के सरफेस पे जब एब्जॉर्ब होकर के वीनस का सरफेस जो हीट रेडिएट करता है, वो सारे के सारे रेडिएशंस टू ग्रेट एक्सटेंट गेट ट्रैप बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द वीनस एटमोस्फेयर। तो जिसके एटमोस्फेयर में 96.5% CO2 होगा, वो कितना सारा हीट ट्रैप करेगा, आप ही सोचिए कितना सारा वहां पे वार्मिंग हो रहा होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज सो हाई। वीनस के अगर एटमोस्फेयर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया 96.5% इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ हीट। उसके अलावा लगभग 3% के आसपास है नाइट्रोजन। तो ये दोनों मिलाकर के हो गए 99.5। बाकी 0.5% में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर और हीलियम जैसे गैसेस हैं। वीनस को लेकर के एक और पेक्यूलियर फैक्ट की अगर बात की जाए तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की तुलना में 93 टाइम्स थिकर है। इसी कारण से यहाँ पे वीनस के सरफेस पे प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। वीनस के सरफेस पे जो प्रेशर होता है, यानी कि वीनस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में लगभग 93 टाइम्स ज्यादा है। और वीनस के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मोर और लेस उतना ही प्रेशर है जितना हमें और आपको प्रेशर फील होगा इफ वी मूव ऑन द बॉटम ऑफ द सी। सोचिए कितना ज्यादा वो प्रेशर है। इसी कारण से कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट वीनस सरफेस पे भेजा भी किया तो कुछ ही घंटों में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर। उसके अलावा वीनस रोटेट तो करता है अपने एक्सिस पे जस्ट लाइक अर्थ, बट इट रोटेट्स वेरी स्लोली। इसी कारण से वीनस का एक रोटेशन लगभग 243 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है, यानी कि 243 मल्टीप्लाइड विद 24 आवर्स। इतने घंटे लगते हैं वीनस को एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड एकेडमिक क्रेडिट बैंक। ये एक अच्छा आर्टिकल है। अगर आप द हिंदू में आया है ये, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं गवर्नेंस में, अगर एजुकेशन रिलेटेड सवाल आ गया गवर्नेंस पेपर में, या फिर इंडियन इकोनॉमी में स्किल रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित सवाल आ गया तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसका मेन लक्ष्य था या मेन लक्ष्य है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि स्टूडेंट्स अपने पेस पे सीखें, अपने इच्छा के हिसाब से सीखें, ना कि उनके ऊपर कोई एक करिकुलम फोर्सफुली इम्पोज किया जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। It has been brought, this concept of national credit framework has been brought under National Education Policy 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूवल मिल गया in April 2023 by the Government of India. And National Credit Framework will work in association with Academic Bank Credit ABC. तो मैं मानता हूं कि अभी तक आपको कुछ खास समझ नहीं आया होगा कि क्या है ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्या है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। मैं एक बार इमेजेस की मदद से आपको समझाता हूं अगले स्लाइड्स में, तब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएंगी बातें। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एक कोर गोल था कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए उनके लर्निंग प्रोसेस में, ताकि दे आर अलाउड टू लर्न एट देयर ओन पेस। कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल में ही की जाए। अगर किसी बच्चे को आराम आराम से पढ़ना है तो 6 साल में भी कर सकता है। और बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए एज फार एज चूजिंग डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस आर कंसर्न। कि किसी बच्चे को मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स कॉलेज ए से पढ़ना है, जबकि उसको क्वांटम फिजिक्स कॉलेज बी से पढ़ना है, तो वो इस हिसाब से अपने कोर्स डिजाइन कर पाए। ये नहीं कि हर इसी कॉलेज के सारे कोर्सेज मुझे करने हैं जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करना कि सेलेक्ट डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड मेक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन देयर कोर्सेज। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्सेज में थोड़े बहुत बदलाव भी कर पाना, ये सब फ्रीडम प्रोवाइड करना इन लर्निंग, ये लक्ष्य था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का।
कि मान लीजिए कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते वक्त एक बच्चा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉलेज ए से ही पढ़ाई करे, कुछ डिग्रीज, कुछ सब्जेक्ट्स कॉलेज ए से पढ़े, वहाँ से कुछ डिग्रीज ले, कुछ सब्जेक्ट कॉलेज बी से पढ़े, कुछ सब्जेक्ट कॉलेज सी से पढ़े। ये आइडिया है ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा ये समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, अब इसका एक अपना डिजिटल एकेडमिक बैंक क्रेडिट होगा, एबीसी डिजिटल फॉर्मेट में होगा ये। इसने कॉलेज ए से कुछ डिग्री ली और वो डिग्री मिलते ही वो क्रेडिट इसने इस एकेडमिक बैंक में सबमिट कर दिया। इसने कॉलेज बी से कुछ डिग्री ली और उसको इस एकेडमिक बैंक में सबमिट कर दिया। कॉलेज सी से कुछ डिग्री ली और उसको एकेडमिक बैंक में सबमिट कर दिया। अब मान लीजिए कि ओवरऑल कोई भी लार्जर डिग्री लेने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए ये 15 कोर्सेज करने होते हैं मान लीजिए, तो उसमें से 5 कोर्स इसने किया कॉलेज ए से, 5 कोर्स किया कॉलेज बी से, 5 कोर्स किया कॉलेज सी से, और कोर्सेज करने के बाद उसका क्रेडिट उसने सबमिट कर दिया एकेडमिक बैंक में। तो 15 कोर्सेज हो गए। अब जैसे ही 15 कोर्सेज पूरे हो गए, चाहे वो 3 अलग अलग कॉलेजेस से भी क्यों ना हो, इस बच्चे को वो डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, मेडिकल की डिग्री मिल जाएगी। दैट इज द आइडिया ऑफ एकेडमिक बैंक क्रेडिट एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अब हम लोग पढ़ सकते हैं पहला पेज पे, जो मैं आपको कह रहा था कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एम्स एट integrating various learning streams to enhance education flexibility, approved by the government in 2023 under National Education Policy. And National Credit Framework will work in coordination with Academic Bank Credit. And what is Academic Bank Credit? A digital platform that supports National Credit Framework by managing the storage, retrieval and accumulation of academic credits. I hope now things are clear to you all. National Credit Framework एक आइडिया है जिसके अंतर्गत बच्चे जो हैं अलग अलग कॉलेजेस से अपनी डिग्री अलग अलग कोर्सेज कर पाएंगे, और ओवरऑल किसी डिग्री के लिए जितने कोर्सेज चाहिए अगर वो कंप्लीट हो गए तो फिर उस बच्चे को डिग्री मिल जाएगी। अब ऑनेस्टली मुझे तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि आजकल कॉलेजेस में क्या चल रहा है, बट अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये ऑप्शंस आपके कॉलेज में आपको मिलते हैं या नहीं। क्योंकि अखबारों में तो अलग अलग जगहों पे लिखा है कि सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है 2023 में ही, लेकिन मैंने भी किसी बच्चे से सुना नहीं है कि मैं 4 कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहा हूँ, अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग डिग्री ले रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि क्या ये ऑप्शन सच में आपका कॉलेज देता है कि अलग अलग कॉलेजेस से आप अलग अलग डिग्री ले पाएँ, या अभी सिर्फ ये थ्योरेटिकल है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था यूनाइटेड नेशन समिट के ऊपर, उसमें दूसरा स्टेटमेंट यहाँ जाकर के शॉर्ट वर्ड के कारण गलत हो गया। ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट में क्रिएटिंग वॉकेबल कम्युनिटीज वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।